नमस्कार दोस्तों, विजय किरण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्लास में हम एमसीक्यू बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट के ऊपर। जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं लगातार क्लासें लेकर के आता रहूँगा और आपके लिए समरी वीडियो भी लेकर के आऊँगा। और साथ ही साथ अगर आप डिटेल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे साथ डिटेल क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आ रहा है, लेखांकन की वैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है। अब लेखांकन की वैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है तो कौन सी पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति माना जाता है? तो देखिए दोहरा लेखा प्रणाली जो है वो कैसी पद्धति है? एक वैज्ञानिक पद्धति है। दोहरा लेखा प्रणाली, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। दोहरा लेखा प्रणाली जो है लेखांकन की वैज्ञानिक पद्धति है। अब दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब क्या होता है कि देखिए इसमें दोहरा लेखा मतलब क्या होता है, हर ट्रांजेक्शन का कितने इम्पैक्ट होंगे? दो इम्पैक्ट होंगे। कितने इम्पैक्ट होंगे? दो इम्पैक्ट होंगे। दो इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट। एक क्या होगा? डेबिट होगा, दूसरा क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब अगर कोई अमाउंट 10,000 से कुछ चीज डेबिट हो रही है, कोई चीज डेबिट 10,000 से हो रही है, तो वो क्रेडिट भी 10,000 से ही होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, जैसे अब हमने क्या करा, हमने माल बेचा। क्या बेचा? हमने सेल करी। सेल कितने की करी? 10,000 की। कैसी सेल करी हमने? किसी सेल करी हमने? कैश में सेल करी। किस में सेल करी? कैश में। कैश में हमने 10,000 रुपए की सेल करी। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि देखिए सेल हमारी कितने से क्रेडिट हो जाएगी? 10,000 से। 10,000 से हमारी सेल क्रेडिट हो जाएगी और हमारी असेट कितने से डेबिट हो जाएगी? 10,000 से। तो देखिए दोनों का इम्पैक्ट क्या आएगा? बराबर आएगा। तो यही होती है डुअल अकाउंटिंग सिस्टम। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 एक आईएमपी क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर को एक सीधा क्वेश्चन पूछना होगा तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ सकता है वो, कि क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन। क्योंकि देखिए इस बार क्या हुआ, इस बार एक अपडेट हुआ है और वो अपडेट क्या हुआ है? 1/4। 1/4, जी हाँ, 0.25 या 1/4 आपका क्या है? माइनस मार्किंग। मतलब अगर एक आप क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपको उसके 0.25 क्या होगा? नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इस बार से ये लाया गया है तो एग्जामिनर पेपर को सही रखने के लिए कुछ क्वेश्चन सरल भी देगा। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लेखांकन आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक माना जाता है। तो देखिए आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? ये एक आईएमपी क्वेश्चन है। तो लुकास पेसियोली को क्या माना जाता है? आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक माना जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करने के पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है लेखांकन समीकरण या अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? नहीं है। बात ध्यान रखने वाली बात क्या है? नहीं है। तो देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक इजी वे बताता हूँ, जिससे आपको कभी भी ये क्वेश्चन अगर कुछ ट्रिकी भी आएगा तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है तो आपका ये क्वेश्चन बनना चाहिए। तो चलिए हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे। सिंपल, आपको क्या करना है, एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेना है। ठीक है, अब क्या होगा, एक तरफ हम रख देंगे असेट या संपत्तियां, जैसा कि आपको पता है, और दूसरी तरफ क्या होती है? दूसरी तरफ होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में क्या आता है? कैपिटल और अदर लाइबिलिटी। ठीक है, और क्या आता है? अदर लाइबिलिटी। ठीक है, ये आपने इधर लिख दी। अब देखिए, और इन दोनों का टोटल क्या होता है? बैलेंस शीट का टोटल ऑलवेज क्या होता है? बराबर होता है। तो हमने सिंपल एग्जांपल के लिए क्या ले लिया है? एकदम सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो देखिए हमने एग्जांपल के लिए क्या रख दिया है कि 20,000 रुपए। हमने एग्जांपल रख लिया है कि 20,000 रुपए हमारी क्या है? असेट है। 20,000 रुपए की हमारी असेट है। ठीक है, और क्या है? 5,000 रुपए की हमारी कैपिटल है और 15,000 रुपए की हमारी अदर लाइबिलिटी है। ठीक है, और ये हमारा टोटल बैलेंस शीट का टोटल आ गया बराबर। बस अब आपको ये कर देना है। अब आप ये क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब पहला क्वेश्चन, पहला समीकरण क्या बोल रहा है? पूंजी। जो पूंजी है, पूंजी किसके बराबर है? संपत्ति और दायित्व को बराबर कर देंगे तो क्या ये इसके बराबर हो जाएगी? तो देखिए संपत्ति कितनी है? 20,000 की, और 20,000 प्लस 15,000 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 35,000। तो क्या 35,000 5,000 के बराबर है? नहीं। तो यही अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है। पहला ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि आंसर ए जो है वो एक अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है। पर हम अपनी बात को सही साबित करने के लिए क्या करेंगे? बाकी भी पढ़ लेंगे। अब देखिए पॉइंट बी क्या बोल रहा है? पॉइंट बी बोल रहा है पूंजी बराबर क्या होना चाहिए? संपत्ति माइनस दायित्व। तो संपत्ति हमारी कितनी है? 20,000 की। 20,000 में से हम क्या घटा देंगे? 15,000 को। 20,000 में से 15,000 घटाएंगे तो क्या 5,000 आएगा? बिल्कुल 5,000 आएगा। तो पूंजी बराबर हो जाएगा, पूंजी के बराबर, बिल्कुल पूंजी के बराबर हो जाएगा। तो ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन है। चलिए क्वेश्चन पॉइंट सी पर बात करते हैं। पॉइंट सी क्या बोल रहा है? संपत्ति बराबर होना चाहिए पूंजी प्लस दायित्व। तो संपत्ति हमारी कितनी है? 20,000 की, और पूंजी कितनी है? 5,000 की, और लाइबिलिटी कितनी है? दायित्व कितने के हैं? 15,000 के। तो टोटल क्या हो रहा है? 20,000। तो देखिए 20,000 हो रहा है, बिल्कुल। तो ये भी एक अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसके बाद बात करते हैं डी। डी क्या बोल रहा है? बाह्य दायित्व। बाह्य दायित्व क्या है इसमें? बाह्य दायित्व ये है,
ठीक है। बाह्य दायित्व किसके बराबर होगा, संपत्ति में से पूंजी माइनस कर देंगे। तो संपत्ति कितने की है, संपत्ति है 20,000 की, 20,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो क्या 15,000 के बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये भी हमारा क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो हमारा वो एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि लेखांकन समीकरण नहीं है, तो क्या लेखांकन समीकरण नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया ए। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, इस पैटर्न से आप सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और ध्यान रखिएगा लेखांकन समीकरण पर एक क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर पूछता है, तो 1 नंबर का ये पॉइंट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, दोहरा लेखा प्रणाली में खतौनी किस अवस्था में की जाती है। अब क्या क्या बोल रहे हैं, दोहरा लेखा प्रणाली में क्या करे जा रही है, खतौनी। खतौनी किस अवस्था में की जाती है, खतौनी करने की बात की जा रही है, तो ये किस अवस्था में की जाती है आपको ये बताना है। तो देखिए ये कब की जाती है, जब हम वर्गीकरण की अवस्था में, जब वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तब इसकी की जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड है, जो अभी हम ऊपर सॉल्व करके आए। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, एक्स की पूंजी कितनी है 4,000 की, और लेनदार है 3,000 के, तो संपत्तियां होंगी। बस अब आपको क्या करना है, आपको अपनी बना लेनी है बैलेंस शीट। देखिए मैं वापस से यहाँ पर एक बैलेंस शीट बना के बता देता हूँ। बैलेंस शीट बना ली, इन्होंने क्या दिया है, कैपिटल, कैपिटल इधर आती है, 4,000 की कैपिटल ले ली हमने। लेनदार, लेनदार भी इधर ही आएंगे। क्रेडिटर 3,000 के, और कुछ दिया है, नहीं दिया है। तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे असेट के, तो हमारा क्या हो जाएगा 7,000। 7,000 किसके बराबर हो जाएंगे, 7,000 की हमारी असेट हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7,000। क्या 7,000 दिया हुआ है सवाल में, बिल्कुल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए जो है 7,000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7,000। आपने भी ये सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया हो तो देखिए वीडियो को देखने के बाद क्या करिएगा, आप वापस से पीछे आइएगा और इस क्वेश्चन को एक बार वापस से देखिएगा, और इस इक्वेशन से आप सॉल्व करेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ गया है, लेखांकन प्रक्रिया का क्रम है। लेखांकन प्रक्रिया का यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वो क्रम है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, लेखांकन प्रक्रिया का क्रम है। क्या क्रम है आपको ये बताना है, प्रारंभिक लेखे, सारांश, वर्गीकरण और अंतिम लेखे। तो देखिए लेखांकन लेखांकन प्रक्रिया का क्रम है। सबसे पहले क्या होगा आप बताइए फटाफट से, सबसे पहले क्या किया जाएगा। ये क्रम पूछ रहा है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे प्रारंभिक लेखे बनाएंगे। क्या करेंगे हम, प्रारंभिक लेखे बनाएंगे। ठीक है, प्रारंभिक लेखे बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर भी बात करी थी। ये देखिए यहाँ पर खतौनी वर्गीकरण की अवस्था में। ठीक है, प्रारंभिक लेखे बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण जब हम कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, उनको समराइज करेंगे। क्या करेंगे, उनको समराइज करेंगे, सबकी समरी बना लेंगे कि हाँ भैया ये खाता इससे संबंधित है, ये खाते में इतने वैल्यू है, सबको एकदम समराइज वे में कर देंगे। कैपिटल कैपिटल अकाउंट्स ये बोल रहा है, डिप्रिसिएशन का खाता ये बोल रहा है, असेट्स का खाता ये आ रहा है, लेनदार में ये आ रहा है। सब पूरा वर्गीकरण करने के बाद, पूरा सारांश करने के बाद हम एंड में क्या कर देते हैं, जब हमारे पूरे लेजर्स बन जाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, अंतिम खाते बनाते हैं। सब चीजें होने के बाद, खर्चे सब डेबिट क्रेडिट होने के बाद, इनकम क्रेडिट होने के बाद, खर्चे डेबिट होने के बाद, सबसे एंड में क्या करते हैं, अंतिम खाते बना लेते हैं। तो हमारा क्या होगा आंसर, 1 3 2 4। 1 3 2 4, 1 3 2 4 कहाँ दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 1 3 2 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखने वाली बात है, निम्नलिखित में से क्या सही है। अब ये बोल रहा है क्या सही है, मतलब इसमें क्या होगा, सही का मतलब यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की वाली बात है, सही का मतलब ये है कि एक जो आंसर है वो क्या है, सही है। बाकी 3 क्या है, बाकी 3 यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। तो हमको क्या ढूंढना है, सही को ढूंढना है। मैं इन पर इम्फेसिस इसलिए करता हूँ क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है, हम इस पर फोकस नहीं कर पाते और हम गलत आंसर इसलिए कर देते हैं। पूछा क्या गया है, सही है। अब ये बोलता है गलत है, तो गलत है मतलब इसका मतलब क्या है, एक गलत होगा 3 सही होंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सही है, तो एक सही होगा, 3 गलत होंगे। तो देखिए आपको ये बताना है क्या गलत है। चलिए को पढ़ते हैं फटाफट से पॉइंट। क्या बोल रहा है, पुस्त पालन के बाद अंकेक्षण आरंभ होता है। पुस्त पालन के बाद नहीं भाई साहब, अंकेक्षण, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग तो कब होता है, ऑडिटिंग तो सबसे एंड में होता है। कब होता है, ऑडिटिंग क्रिया तो है वो जो सबसे एंड में होती है ऑडिटिंग तो। ठीक है, ऑडिटिंग तो कब होती है, सबसे एंड में होती है, जब फाइनल अकाउंट बन जाते हैं, हमारे सारे फाइनल अकाउंट बन जाते हैं। फिर हम उसके बाद ऑडिटर को देते हैं कि सर ये देखिए हमारे जो अकाउंट्स बने वो सही बने हैं कि नहीं। फिर वो ऑडिटर अपनी क्या करते हैं, उस पर रिपोर्ट देते हैं। तो ये बात तो गलत है। चलिए
दूसरी बात करते हैं, पुस्तपालन का कार्य समाप्त होने के बाद, पुस्तपालन का कार्य समाप्त होने के बाद लेखांकन आरंभ होता है। बिल्कुल, सबसे पहले पुस्तपालन होता है, उसके बाद क्या होता है, लेखांकन होता है। तो ये हमारा आंसर सही है। तो अब हमको नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा क्या बोला गया है, क्या सही है, तो एक सही होगा, तो ये सही है, तो बस हमारा ये आंसर सही हो गया। फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। तो पॉइंट नंबर 3, पुस्तपालन एवं लेखांकन में कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल ये गलत बात है, संबंध है जब ही तो क्या है ना किया जा रहा है, पहले पुस्तपालन किया जाता है उसके बाद लेखांकन, तो संबंध नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। दूसरा क्या बोल रहा है, अंकेक्षण के बाद पुस्तपालन और लेखांकन आता है, नहीं भाई साहब, ऑडिट तो सबसे बाद में होता है, ऑडिट का कार्य तो सबसे एंड में होता है, इसके बाद रिपोर्ट दी जाती है। तो इसके बाद अगर अकाउंट बनाएंगे, मतलब ऑडिट किसका करेंगे, अगर सबसे पहले ऑडिटिंग कर लेंगे तो फिर ये ऑडिट किसका किया जा रहा है, ऑडिट बुक्स का ही तो किया जा रहा है, तो सबसे पहले बुक्स तो बने, तो ये बात भी क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, लुकास पेसियोली ने अपनी पुस्तक कब लिखी थी। देखिए पूछ सकते हैं ये आपसे कि लुकास पेसियोली ने अपनी पुस्तक कब लिखी थी, तो आपको ये सन बताना होगा। तो ये सन याद करके रख लीजिएगा। 1494 में इन्होंने अपनी क्या करी थी, पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी इन्होंने अपनी पुस्तक, सन 1494 में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है। वापस से वही अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने ऊपर सॉल्व करी थी, आप वापस से इसे सॉल्व करिएगा, आराम से बनेगा क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन आराम से बनना चाहिए आपसे। क्या बोल रहे हैं, फर्नीचर 5,000 का, स्टॉक 3,000 का, नगद 2,000 रुपए की, लेनदार कितने हैं 3,000 के, तो स्वामी की पूंजी होगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी बैलेंस शीट लेकर के बैठ जाना है, या आपने बैलेंस शीट बना ली, जो जिस साइड आ रहा है उसको उस साइड लिख देना है, बस अपने आप बैलेंसिंग फिगर में वो चीज आ जाएगी। फर्नीचर, फर्नीचर किधर आएगा, असेट साइड, हमने 5,000 रुपये लिख दिए। स्टॉक किधर आता है, स्टॉक भी असेट है, असेट साइड आ जाएगा 3,000 रुपये। नगद 2,000 रुपये, देखिए मैं यहाँ पर कोई नाम नहीं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में भी जब आपको रफ पेज मिलेगा तो आपको वहाँ नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई कॉपी नहीं दिखानी है, आपको वहाँ पर टिक लगाना है। तो आपने लिखा कितना हो रहा है, 5 3 8 और 2 10, 10,000 रुपये हमने लिख दिया यहाँ पर। और क्या बोल रहे हैं, लेनदार, लेनदार किधर आएगा, क्रेडिटर साइड, लाइबिलिटी साइड, तो हमने ये लिख दिया। बैलेंसिंग फिगर क्या होना चाहिए, दोनों बैलेंस शीट का टोटल क्या होता है, बराबर होता है, तो बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगा, 7,000, 7,000 क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। बस हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो 7,000 कहाँ पर दिया हुआ है, फटाफट से देख करके टिक लगाइए, क्या हो जाएगा, आंसर बी। उम्मीद होगी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, देखिए मेहनत लगती है तो लाइक शेयर जरूर से करिएगा। दोस्तों के साथ अपने जो भी वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिएगा, मैं रेगुलरली इस तरह की वीडियो लेकर के आऊँगा। और अगर आपको हमारी क्लास ज्वाइन करनी है तो ये हमारा नंबर है 8962429653, आप इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वापस से आ जाते हैं हमारे वीडियो पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, अब अकाउंटिंग की क्यों जा रही है, जो अकाउंट्स हम बना रहे हैं वो बनाई क्यों रहे हैं। तो देखिए अकाउंट्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हर व्यक्ति को क्या पता लग सके, अगर मान लीजिए टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी, टाटा कंपनी के अकाउंट्स बनाने का मेन उद्देश्य क्या है, टाटा कंपनी का अकाउंट्स बनाने का मेन उद्देश्य, ये टाटा कंपनी इसके अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, तो लेखांकन क्यों किया जा रहा है, ताकि टाटा कंपनी की सही स्थिति पता लग सके। सही स्थिति पता लग सके, सही स्थिति का मतलब क्या है कि टाटा कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है, टाटा कंपनी के ऊपर लोन कितना है, टाटा कंपनी की असेट्स कितनी है, ठीक है, और टाटा कंपनी कितना डिविडेंड बांटेगी भविष्य में, कब पता लगेगा, जब उसका प्रॉफिट कितना है। तो ये सारी बातें क्यों जरूरी है, अब अगर प्रॉफिट किसी कंपनी का पता है तो सरकार को ये पता लग जाएगा कि भैया टैक्स कितना आएगा। अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो जो लोन बैंकों ने दे रखा उसकी रिकवरी आसानी हो जाएगी, या और भविष्य में बैंक को लोन देना होगा तो वो जरूर से दे देगी। तो इससे क्या होता है, वास्तविक स्थिति से हर पक्षकार को जानकारी हो जाती है कि हाँ भैया ये सही है। तो ये किनको चाहिए, सभी पक्षकारों को, सरकार को, शेयर होल्डर को, जो कर्मचारी है उनको, कर्मचारियों को क्यों जरूरत है, अगर प्रॉफिट अच्छा होगा तो वो बोल सकते हैं ना हमें और बोनस दिया जाए, क्योंकि प्रॉफिट कमाने में हमने भी अपना योगदान दिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि सभी पक्षकारों के लिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, उचित लेखा रखना, सही लाभ हानि ज्ञात करना, ये तो होता ही है, पर मेन जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना होता है। क्या होता है, सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ गया है।
लेखांकन की रिकॉर्डिंग प्रक्रिया का मुख्य कार्य क्या है? अब ये क्या बोल रहे हैं, लेखांकन की रिकॉर्डिंग प्रक्रिया का मुख्य कार्य है, क्या कार्य मुख्य है आपको ये बताना है। तो प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में लेखा करना, खतौनी करना, लाभ हानि खाता बनाना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए बता दीजिए फटाफट से कि लेखांकन की रिकॉर्डिंग प्रक्रिया का मुख्य कार्य है, तो क्या मुख्य कार्य है? तो देखिए इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रारंभिक लेखे जो होते हैं उनकी पुस्तकों में लेखा करना होता है। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है कि जो प्रारंभिक लेखे होते हैं, प्रारंभिक लेखे की जो पुस्तकें होती हैं उनमें क्या करना, उनमें लेखा करना होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, संक्षेपण की प्रक्रिया में कार्य संपन्न किया जाता है। क्या बोल रहे हैं, संक्षेपण की प्रक्रिया में कार्य संपन्न किया जाता है। जर्नल में लिखना, खतौनी करना, लाभ हानि खाता या चिट्ठा बनाना और विश्लेषण करना। यहाँ पर बात क्या की जा रही है, संक्षेपण की प्रक्रिया में कार्य संपन्न किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है आपको ये बताना है। तो देखिए जो संक्षेपण की प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं। इसमें ये देख रहे हैं कि हमारी वित्तीय स्थिति कितनी है, हमको प्रॉफिट कितना हुआ है, हमारा लॉस कितना हुआ है, हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए थे, कितने खर्चे हैं, हमारी बाद में स्थिति क्या है, मतलब अल्टीमेटली क्या देखी जा रही है, फाइनेंशियल स्थिति। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं लाभ हानि खाता बनाते हैं और क्या बनाते हैं, चिट्ठा बनाना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ गया है। खातों में लिखना या शेष निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या बोल रहे हैं, खातों में लिखना और क्या निकालना, बैलेंस निकालना, शेष निकालना या बैलेंस निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, जब हम क्या करते हैं कि खातों में लिखते हैं और उसका क्या निकालते हैं, बैलेंस निकालते हैं, तो उसको क्या करते हैं, वर्गीकरण। उसको क्या कहना होता है हमारा, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है वर्गीकरण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ गया है। लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी प्रक्रिया है, आपको ये बताना है। जो लेखांकन है वो पुस्तपालन की कौन सी प्रक्रिया है, फटाफट से बता दीजिए। ये अगर आपने इससे पहले क्वेश्चन करे हुए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी प्रक्रिया है, ये पहले होती है या बाद में होती है। चलिए बता दीजिए फटाफट से। तो देखिए क्या है, उत्तरवर्ती प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, उत्तरवर्ती प्रक्रिया है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आज हम बात करेंगे और अगली वीडियो में फिर हम 15 क्वेश्चनों पर बात करेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको हमसे और क्या सहायता चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वो भी कोशिश करेंगे भविष्य में उसे इम्प्लीमेंट करने की। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। लेखांकन का उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो लेखांकन है उसका उद्देश्य ये नहीं है। मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है, एक बात ऐसी है जो लेखांकन का उद्देश्य में नहीं आती है, एक बात कैसी है जो लेखांकन के उद्देश्य में नहीं आती है। इस तरह से नहीं हाँ को करें तो जब आप साइड में ऐसा लिख लें अपने पास, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्या इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो हित रखने वाले पक्षकारों को सूचना देना, अरे ये तो इसीलिए तो लेखांकन किया जाता है, ताकि हित रखने वाले पक्षकारों को सही जानकारी हो जाए, इसलिए तो ये किया जाता है। दूसरा क्या है, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी, ये भी निकालना होता है ताकि हमें पता लग जाए कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है। और दूसरा क्या है, नीति निर्धारण में सहयोग करना। अरे बिल्कुल, नीति निर्धारण में सहयोग करने के लिए तो लेखांकन किया जाता है। अकाउंटिंग करने का मतलब क्या है, अकाउंटिंग करने का मतलब है, मान लीजिए हम वापस अपना टाटा कंपनी को ले आते हैं, टाटा कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है। क्या हो रहा है, टाटा कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब जो कार बना रही है टाटा कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग की जो उनकी यूनिट है टाटा मोटर्स, उसमें उनको प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है। तो भविष्य में कंपनी अब क्या करेगी, कंपनी नए मॉडल नई कार भी लॉन्च करेगी, नई कार भी लॉन्च करेगी। क्यों, क्योंकि कंपनी को क्या हो रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो वो नीति निर्धारण करेगी कि भैया ये नीति निर्धारण कब होगा, जब कंपनी के अकाउंट्स निकलेंगे। कंपनी को अगर मान लीजिए प्रॉफिट कम हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है, तो कंपनी पता लगाएगी ना भैया ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कंपनियों की कारें नहीं चल रही, उनमें क्या प्रॉब्लम आ रही, तो उनको सुधारने का काम करेगी। कंपनी अच्छा कार्य कर रही है तो कंपनी क्या करेगी, उसके हिसाब से पॉलिसी बनाएगी। तो ये भी है। अंकेक्षण कार्य संपादित करना, ये लेखांकन का कार्य होता है क्या, नहीं। अंकेक्षण तो बाद की प्रक्रिया है, ये लेखांकन का उद्देश्य नहीं है कि अंकेक्षण कार्य संपादित करना, नहीं।
लेखांकन का उद्देश्य ये नहीं है। अंकेक्षण तो इसलिए किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अकाउंट सही से बने हैं कि नहीं बने, और अकाउंट्स में जो चीज़ें बताई गई हैं वो सही है या नहीं है, और उससे सभी पक्षकारों को ये वेरीफाई कराना कि भैया जो भी बातें कही गई हैं, अकाउंटिंग ऑडिटिंग का मतलब ये होता है कि एक तरह से सर्टिफिकेशन देना कि जो अकाउंट्स है वो सही है, और अगर उसमें कुछ गलती होती है तो ऑडिटर उसकी अपनी रिपोर्ट में उसे मेंशन करता है, ऑडिटर रिपोर्ट जिसे कहते हैं उसमें वो मेंशन करता है। तो ये इसका उद्देश्य नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। उम्मीद होगी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, और अगर हमसे आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, आप इस पर संपर्क करके हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अगर वीडियो आप शेयर करेंगे तो हमें और भी ज़्यादा खुशी होगी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।